हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, टुडे सुपर कलेक्शन जो देता है आपको सिलेक्शन 23 से लेकर 31 मार्च पूरा इस मंथ को मैंने सोचा समाप्ति कर दें। जो टॉप कलेक्शन है वो आपके लिए प्रेजेंट मैं कर रहा हूँ क्वेश्चंस के रूप में, जो आपको सिलेक्शन देंगे। एक से बढ़ करके एक टॉपिक, इतने को ही पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा मत भटकिएगा, जितना भटकेंगे उतना ही परेशान होंगे। इतने टॉपिक को बनाए रखिए, मेंटेन करिए। और आज मैं पहला क्वेश्चन जो लिया हूँ, वेयर वाज इंदिरा 2025 वाज रिसेंटली हेल्ड। इंदिरा पहले याद रखिएगा, अगर इस तरह से आ जाता है कि इंदिरा, ठीक है, उसको आप याद रखिएगा। इसको आप कहेंगे कहाँ पर हेल्ड किया गया, भी पर कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर। इसका राइट आंसर है चेन्नई, जो कैपिटल है तमिलनाडु की। और ये इसका 14th एडिशन ऑफ इंडिया रसिया बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। इसका 14वां संस्करण है। भारत रशिया के बीच का ये नेवल एक्सरसाइज है। पहली बार 2003 में हुआ था। तो याद रखिएगा, इंदिरा 2025 चेन्नई में अभी आयोजित हुआ, तो इसको आप रिमेंबर रखिएगा। अब दिल्ली में मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें अभी हुई है दिल्ली में। तो दिल्ली में जैसे विश्व टीबी डे 2025 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन हमारे यहाँ के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा जी ने किया था। आप जानते हैं कि 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है लखनऊ। लखनऊ जान लीजिए गोमती नदी के किनारे है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर अभी 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। क्यों किया गया? यूपी हैंडबॉल एसोसिएशन ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। और लखनऊ में ही विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसको इनॉग्रेट किया हमारे यहाँ के सीएम योगी जी ने। लखनऊ विधानसभा में एक राज्य स्तरीय समारोह था ये, और इसको भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। याद रखिए, विकसित भारत युवा संसद महोत्सव लखनऊ में किया गया। और उसके बाद लखनऊ में क्या हुआ है, तो अभी लखनऊ में आपका ताज होटल में पीएम मित्र पार्क इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ और हरदोई की सीमा पर 1000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क बनाया जाएगा। ऐसी बात कही हमारे यहाँ के सीएम योगी जी ने। याद रखें, पीएम मित्र पार्क। और लखनऊ में ही श्री लाल शुक्ल, महान साहित्यकार भारत के, उनका जन्म हुआ था 1925 में। तो उनकी जन्म शती महोत्सव का शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन किया जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा। और इनके कुछ श्री लाल शुक्ल के कुछ आप रचनाएं जान लीजिए, जैसे राग दरबारी है। इसी के लिए उनको 1968 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। सूनी घाटी का सूरज, अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, बहुत मशहूर है श्री लाल शुक्ल। जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है श्री लाल शुक्ल के। इनका जन्म 1925 में लखनऊ में ही हुआ था। ये लखनऊ में आयोजन हुआ था। उसके बाद है कानपुर। तो कानपुर में जान लीजिए, अभी टेक कृति 2025 का आयोजन किया गया, ठीक है। और इसके उद्घाटन किया सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ जो हमारे भारत के हैं, अनिल चौहान जी द्वारा। और बिपिन रावत जो भारत के पहले सीडीएस थे, वो अब नहीं रहे, तो उद्घाटन इसका अनिल चौहान जी के द्वारा किया गया। टेक कृति 2025 यह एशिया का सबसे बड़ा इंटर कॉलेज टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल है। याद रखिएगा, इसमें बताया जाता है कैसे आप टेक्नोलॉजी के जरिए आज के आप चैलेंजेस को सॉल्व करें। और उसके बाद है कानपुर हो गया, और ये चारों आपको मैंने बता दिया, जो यहाँ पर चारों लिखा था। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्रह्मा वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प व्हिच कंट्री रिसेंटली। अभी किस कंट्री की मदद करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट किया? म्यांमार, थाईलैंड, तंजानिया। तो राइट आंसर है इसका म्यांमार। म्यांमार जानते हैं हमारे भारत के पड़ोसी देश है। म्यांमार ऐसा देश है
जो भारत से जल से और जमीन से दोनों से जुड़ा हुआ, लैंड एंड वाटर दोनों से बॉर्डर करता है भारत। भारत के 4 राज्य कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम इसको बॉर्डर करते हैं। और इसके तो म्यांमार में भी क्या हुआ? म्यांमार में 28 मार्च को भयंकर तूफान 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया, हजारों लोग मर गए हैं। तो इसको याद रखना, उन्हीं की माने भारत फर्स्ट नेबर पॉलिसी के तहत इसकी सहायता करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। याद रखिएगा, सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है। और इसमें भारत सरकार ने 15 टन की पहली खेप भेजा है और भारत ने कहा हर संभव सहायता की जाएगी। म्यांमार जिसकी राजधानी नाई पीता है और वहाँ की मुद्रा क्याक है और वहाँ की भाषा वर्मी है, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। और वहाँ पर जो है म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा हुआ करता था, और वहाँ पर ये अर्थक्वेक ऐसा भूकंप आया है कि तबाही मचा दिया है। और इसने इसी देश को नहीं 5 और देशों को जैसे भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन सबको मतलब इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इसका एपिसेंटर बताते हैं सागाइन के शहर से 16 किलोमीटर दूर था। और सबसे ज़्यादा इसके पड़ोसी देश जो नेबरिंग कंट्री था थाईलैंड, वो बहुत प्रभावित हुआ है इससे। वहाँ पर तो भूकंप में तबाही के चलते इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है थाईलैंड में, जिसकी राजधानी बैंकॉक है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बर्मा के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश किया है, हालांकि इस पर तो बर्मा के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है, याद रखिएगा। और थाईलैंड को मैंने बताया इमरजेंसी लगा दी गई है इसी अर्थक्वेक की वजह से। अर्थक्वेक तब आता है जब प्लेटें टकराती हैं और इसको रिक्टर स्केल पर नापा जाता है, मर्केली स्केल भी है इसके लिए। उसके बाद आ जाता है कौन भाई? तंजानिया, एक नाम मैंने लिखा तंजानिया। जान लीजिए, इंडिया और तंजानिया के बीच, इंडिया एंड तंजानिया टू को होस्ट फर्स्ट इंडिया अफ्रीका नेवल एक्सरसाइज एकेमी एक्सरसाइज इंडिया और तंजानिया के बीच में पहली बार आयोजित होने जा रहा है। इसको भी रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन कंट्री है तंजानिया। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? ये विनोद कुमार शुक्ला, बी अजय सेठ, सी एस अशोक कुमार ठाकुर एंड डी है राहुल भावे। राइट आंसर इज अजय सेठ। अजय सेठ को अभी भारत का फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। और अब फाइनेंस सेक्रेटरी के बारे में आपको बता दें, भारत सरकार के द्वारा क्वाइनेज एक्ट 2011 के तहत भारत सरकार 1 रुपये का नोट प्लस 50 पैसे से लेकर 1000 सिक्के भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये का जो नोट होता है, 1 रुपये का नोट, उस पर भारत सरकार के जो वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं उनका सिग्नेचर होता है। बाकी आरबीआई के द्वारा जितने नोट जारी किए जाते हैं, 2 रुपये 2 से लेकर 10,000 तक के रुपए जारी कर सकता है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। उस पर सब आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। दोनों याद रखिएगा, 1 रुपये पर भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी का माने सिग्नेचर होता है, बाकी आरबीआई के नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का। ठीक है। और इसमें दूसरा नाम था विनोद कुमार शुक्ला। इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 दिया गया है, याद रखिएगा। ये हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिनको पुरस्कार दिया गया, और छत्तीसगढ़ के पहले फर्स्ट पर्सन ऑफ द छत्तीसगढ़ जिनको पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब यहीं पर आपको थोड़ा सा अंतर बता दें, ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्सेस साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में, लेकिन पहली बार 1965 में दिया गया था। मलयालम के कवि थे जीएस ग्रुप, उर्दू गुजल संग्रह के लिए। और इसमें यह ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है ये 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं जो भारत के संविधान में वर्णित हैं और प्लस अंग्रेजी में, यानी कुल 23 भाषाओं में। इसमें 11 लाख रुपए सरस्वती प्रतिमा ये सब दी जाती है, और देश का ये सबसे पुराना है, सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है भारतीय यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार।
अब आते हैं साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी, पहली बार 1955 में दिया गया था। इसमें 1 लाख रुपए दिया जाता है और इसमें भाषाएं जो हैं 24 होती हैं। 22 भाषाएं संविधान की हैं और 2 भाषाएं इंग्लिश और राजस्थानी इसमें एक्स्ट्रा दी जाती है। तो उसमें 23 भाषाएं, इसमें 22 भाषाएं हैं। ज्ञानपीठ में 11 लाख रुपए, इसमें 1 लाख रुपए मिलता है। ठीक है। और ज्ञानपीठ भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है विनोद कुमार शुक्ला जी के बाद इनको 59वां याद रखिएगा, 59वां साहित्यिक ज्ञानपीठ साहित्यिक पुरस्कार दिए गए। उसके बाद आ जाते हैं अशोक कुमार ठाकुर। ये कौन है भाई? तो अशोक कुमार ठाकुर के बारे में जान लीजिए। इनको भी 3 साल के लिए इंटैक्ट माने इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इसको इंटैक्स बोलते हैं, कि अध्यक्ष बनाया गया है। ये इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास। राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास भारत का प्रमुख विरासत संगठन है। इसकी स्थापना 27 जनवरी 1984 की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है पर्यावरण संरक्षित करना, अमूर्त विरासत को पुनर्जीवित करना, देश की विशाल विरासत के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, जागरूकता पैदा करना और प्रशंसा को बढ़ावा देना। ये इंटेक्स के बारे में है, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये अशोक कुमार ठाकुर 3 साल के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में इसमें है राहुल भावे। राहुल भावे को जान लीजिए, ही इज अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ IFCI यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ये MD एंड CEO बनाए गए हैं। और अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट जो होते हैं, अपॉइंटमेंट्स कैबिनेट कमेटी जिसको चेयर करते हैं प्रधानमंत्री जी, उनके द्वारा इनको बनाया गया है। ये यहाँ पर हो गया, आपको ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड पर्पल फेस्ट रिसेंटली? अभी किसने पर्पल फेस्ट का आयोजन किया, मैंने इनॉग्रेट किया? प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट, जस्टिस एरिस्टोटल। राइट आंसर है प्रेसिडेंट। हमारे देश के प्रेसिडेंट ने अभी भी इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है भाई? तो राष्ट्रपति भवन के अमृत गार्डन में, जिसको पहले मुगल गार्डन कहा जाता है, वहाँ पर। पर्पल फेस्ट का मतलब होता है ये दिव्यांगों से संबंधित उनके जो उनकी माने योग्यताओं, उनकी एबिलिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को, उनके अंदर जो क्षमता है उसको दिखाने के लिए एक दिव्य कला मेला भी होता है, जो उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को दिखाने के लिए भी किया जाता है। तो पर्पल फेस्ट जानते रहिए। पर्पल का कलर जो होता है, जैसे ग्रीन कलर होता है पर्यावरण के लिए, उसे पर्पल कलर जो होता है LGBTQ के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, LGBTQ, L से मतलब लेस्बियन होता है, B से बाइसेक्सुअल होता है, T से ट्रांसजेंडर होता है, LGBT, T से ट्रांसजेंडर, Q से क्यूअर होता है, क्यूअर। ये सब जानते रहिए, जो होते हैं उन्हीं से संबंधित ये होते हैं। LGBTQ से पर्पल कलर को जोड़ा जाता है, याद रखिए, LGBTQ से पर्पल कलर को जोड़ा जाता है। अंडरस्टैंड इसको? जैसे रेड कलर होता है पर लेबर मूवमेंट के साथ जोड़ा जाता है, ग्रीन मैंने बताया ना एनवायरनमेंट के साथ, वैसे पर्पल कलर LGBTQ के साथ एसोसिएट किया जाता है पूरी दुनिया में। तो पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। किसने इसको उद्घाटन किया? तो हमारे यहाँ की राष्ट्रपति ने। किसने आयोजन किया इसका? तो इसको आयोजन किया था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया था। और इन्होंने अभी क्या किया है? इन्होंने इनॉग्रेट किया है द नेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 न्यू दिल्ली में। और इन्होंने कहा कि एंड इको फ्रेंडली हो जाए हमारे देश के लोग या विश्व के लोग, तो बहुत अच्छा होगा। और इस नेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन तो इन्होंने किया है, और इसका वेलेक्ट्री सेशन होगा जो किया जाएगा हमारे यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा किया जाएगा। और इसको ऑर्गेनाइज किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस NGT के द्वारा। NGT जिसकी स्थापना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, 2010 में जिसकी स्थापना की गई, जिसका HQ न्यू दिल्ली में है। और इसके चेयरपर्सन है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। याद रखिएगा, NGT जो होता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे केसेस की सुनवाई करता है, और गलती पाने पर पनिशमेंट देता है, जजमेंट देता है। अगर उसके जजमेंट से अगर आप कोई भी पार्टी
असहमत है तो वो 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। लेकिन एनजीटी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और तमाम जो हमारे यहाँ एनवायरनमेंट से रिलेटेड कानून बनाए गए उनके तहत ही ये उस पार्टी को जजमेंट या अपना माने देती है, जजमेंट देती है जो हमारे यहाँ तमाम एनवायरमेंटल कानून बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। याद रखिएगा एनजीटी ये है, चेयरमैन कौन है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, और इसी ने भी आयोजन किया था नेशनल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 का न्यू दिल्ली में, जिसका उद्घाटन तो प्रेसिडेंट ने किया और उसका समापन करेंगे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। और उसके बाद है प्रधानमंत्री मोदी जी, तो ये 6th बिम्स्टेक समिट जो बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित की जाएगी उसमें भाग लेंगे, इसको भी याद रखिए। थाईलैंड जो है अभी करेंटली क्या है, वो बिम्स्टेक का चेयर कर रहा है, वो ये अध्यक्षता कर रहा है। अभी मैंने बताया कि थाईलैंड ने ही भूकंप में तबाही की वजह से इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दिया है, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। इसकी राजधानी बैंकॉक, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जस्टिस हरीश टंडन। जस्टिस हरीश टंडन के बारे में जान लीजिए, ये न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट बनाए गए हैं, रिप्लेसिंग जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह के स्थान पर। सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने इनको मान्यता दी है, मैंने अपॉइंट किया है, ये बनेंगे, इसको याद रखिएगा। कौन बने हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस हरीश टंडन, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है टुडेज, when is the World TB Day is celebrated? वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, तो इसको आप जान लीजिए। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन टू रेज अवेयरनेस एज डॉक्टर रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस बैक्टीरिया की उन्होंने खोज किया था जिसकी वजह से टीबी रोग होता है, इसलिए हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है विश्व क्षय दिवस के रूप में। और इस 2025 की थीम है यस वी कैन विन टीबी, कमिट इन्वेस्ट डिलीवर। यस वी कैन विन टीबी, कमिट इन्वेस्ट डिलीवर, याद रखिएगा इसको। इसके बाद और कुछ डेज देख लीजिए। 27 को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है 1962 से, किसके द्वारा, ITI इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, टू ऑनर थिएटर एंड इट्स आर्टिस्ट, थिएटर और उसके कलाकारों को ऑनर करने के लिए, सम्मानित करने के उद्देश्य से। और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, जानते हैं 2025 की थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। और इस बार 22 मार्च को हरियाणा में वर्ल्ड वाटर डे के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया गया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का आयोजन किया गया पंचकुला हरियाणा में, और ये देश के 148 जिलों में पानी को बचाने के लिए, पानी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसका आयोजन किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा, और हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। इसको रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है, और 75वां एनिवर्सरी मतलब अपनी वर्षगांठ मनाया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ने 2025 में। थीम क्या है, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप। 75वां वर्षगांठ अपनी मनाई है विश्व मौसम संगठन ने। और 21 मार्च को वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जाता है। 2025 की थीम है पोएट्री एज ए ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन। पोएट्री डे भी मनाया जाता है, विश्व कविता दिवस, याद रखिएगा, पोएट्री एज ए ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन 2025 की थीम है। और 21 मार्च को मैंने बताया इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है, 2025 की थीम है फॉरेस्ट एंड। ये कुछ डेज थे जो मैंने आपको बता दिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं ये डेज भी, आप जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुपर इम्पॉर्टेंट रहे ये डेज, ठीक। अब उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर हो गया सब समाप्त भाई, MCQ बेस्ड। अब जल्दी से आपको देख देते हैं, कुछ बता देते हैं वन लाइनर के बारे में। तो वन लाइनर देख लीजिए, वन लाइनर में है बालपन की कविता। ये
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक इनिशिएटिव शुरू की गया है टू रिवाइव एंड रिस्टोर इंडियन पोएम्स फॉर यंग लर्नर्स, छोटे छोटे बच्चों के लिए बालपन की कविता, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखेगी। और उसके बाद है अनुज कुमार सिंह, ये अपॉइंटेड एज ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर लेबर इन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दिल्ली फॉर 5 years। ये 5 सालों के लिए अनुज कुमार सिंह यूपीएससी में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर अपॉइंट किए गए हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है और इनका एक्सपीरियंस यूपीएससी के स्ट्रेटजी और ऑपरेशंस में काम आएगा। उसके बाद है अमिताभ कांत, अपॉइंटेड एज द चांसलर ऑफ NIIT यूनिवर्सिटी, किसके स्थान पर सक्सीडिंग के कस्तूरी रंगन, ठीक है, याद रखिए अमिताभ कांत। उसके बाद है राजीव गौबा, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी रहे 2019 से 2024 तक, 5 सालों तक ये कैबिनेट सेक्रेटरी भारत का सबसे बड़ा अधिकारी एक तरह से होता है, उससे बड़ा कोई पद नहीं होता है सेक्रेटरी लेवल में। तो कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा को क्या बनाया गया है, नीति आयोग का फुल मेंबर इनको अपॉइंट किया गया है, नीति आयोग का फुल मेंबर अपॉइंट किया गया है। नीति आयोग जानते हैं 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। नीति आयोग, जिसका नीति आयोग का फुल फॉर्म भारत का सबसे बड़ा थिंक टैंक है भारत सरकार का। नीति माने नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक। और तो राजीव गौबा को याद रखिए नीति आयोग के फुल मेंबर बनाए गए हैं। संजय मिश्रा जो एक्स ईडी चीफ रहे हैं, उनको अपॉइंट किया गया EAC PM फुल टाइम मेंबर, EAC PM का फुल टाइम मेंबर। EAC क्या है तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। यह एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो प्रधानमंत्री को इकोनॉमी और मोस्टली हर मैटर पर उनको बहुत ज़्यादा एडवाइस करती है। तो याद करिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है ये। अब ये इसकी वैकेंसी खाली थी, मतलब इसमें एक पोस्ट विवेक देवे राय जिनका नवंबर 2024 में निधन हो गया, तो उनके ही स्थान पर एक तरह से वो चेयरमैन थे इसके, तो जगह खाली होने की वजह से इनको इसका मेंबर बनाया गया है। वैसे EAC PM के जो चेयरमैन है सुमन बेरी हैं, जो चेयरमैन है नीति आयोग के भी, वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, क्योंकि चेयरमैन तो नीति आयोग का प्रधानमंत्री होते हैं, चेयरपर्सन जो चेयरमैन। तो सुमन बेरी को याद रखना है, चेयरमैन है EAC PM के और वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, द गवर्नमेंट्स एपेक्स थिंक टैंक। मैंने बताया ना कि ये भारत सरकार की सबसे बड़ी थिंक टैंक है नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर। उसके बाद आता है यूनिसेफ युवा, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा और यूनिसेफ युवा ने दोनों ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है टू एम्पावर रूरल यूथ एंड वीमेन इन इंडिया, माने भारत के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को ट्रेन करने के लिए, एम्पावर करने के लिए यूनिसेफ युवा और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने साइन किया है, समझौता किया है। गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है, जिसका फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इज रैंक्ड 46th इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 37 में, इसको 46वां स्थान मिला है और ये विश्व में ग्लोबल फाइनेंशियल हब के रूप में उभर रही है गिफ्ट सिटी। क्यों? क्योंकि इसका पहले जो रैंक थी 52nd थी, अब ये 46 पर आ गई है, सरपासिंग द इंडियन फाइनेंशियल सेंटर्स लाइक मुंबई 52nd एंड दिल्ली 16, माने मुंबई दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे ये गिफ्ट सिटी निकलती चली जा रही है एज ए फाइनेंशियल हब ऑफ इंडिया। और उसके बाद है इंडिया फर्स्ट माने प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट टू बी सेटअप इन इंदौर। इंदौर में पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इंदौर। इंदौर और भोपाल भारत के 2 ऐसे शहर हैं जहाँ पर भिक्षा देना और भिक्षा लेना दोनों अपराध घोषित किया गया है। इसको रिमेंबर रखिए, भारत का सबसे साफ और स्वच्छ शहर है इंदौर, मध्य प्रदेश।
आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड इसको मिला है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किस लिए? इसके सारथी एंड प्रवाह दो डिजिटल इनिशिएटिव जो इसने शुरू किया था, इसके लिए इसको विश्व का बहुत मशहूर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया गया है। किसके लिए? सारथी एंड प्रवाह डिजिटल इनिशिएटिव्स। केरला भारत का पहला स्टेट है जो सीनियर सिटीजन्स कमीशंस बना रहा है, एनहांसिंग एल्डरली वेलफेयर, माने बुजुर्गों की देखभाल कल्याण के लिए। इसको याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड 24% इंक्रीज इन एमपी सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन। 24% की बढ़ोतरी किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे जो सांसद हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन में। कब से प्रभावी होगा? 1 अप्रैल 2023 से इसको प्रभावी माना जाएगा। अब एमपीज की जो मंथली सैलरी है वह 1 लाख के बजाय 1,24,000 रुपये पर मंथ इनको दी जाएगी। इसके अलावा अलाउंस और तमाम तरह की सुविधाएं जो पहले मिली हैं उनमें वो मिलेंगे बढ़े हुए दर से। याद रखिएगा। अब एमपीज की सैलरी कितनी हो गई है? 1,24,000 रुपये पर जो हमारे सांसद हैं। यूपी सीडा, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने आईआईटी कानपुर के बीच किया समझौता। किसके लिए? एआई बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम हेतु। और योगी गवर्नमेंट ने 25 से 27 मार्च तक यूपी के सभी जिलों में गवर्नमेंट के 8 साल पूरे होने पर उत्सव मनाया और गवर्नमेंट के कार्यक्रमों उपलब्धियों के बारे में सबको बताया। मार्च में ही उनके 8 साल पूरा हो गए योगी जी के। मुंबई में PSCF 2025 का हुआ आयोजन। किसने इसका आयोजन किया? आरबीआई एंड राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। क्या है PSCF? प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन फोरम, इसका फुल फॉर्म होता है। PSCF एक वार्षिक कार्यक्रम है जो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सदस्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र के हितधारकों के बीच संवाद हेतु मंच प्रदान करता है। तो PSCF को याद रखिएगा। डॉल्फिन सफारी याद रखिएगा। वाराणसी में डॉल्फिन सफारी शुरू की जाएगी। कहाँ से कहाँ तक? कैथी से लेकर ठकुआ गांव के बीच, क्योंकि इसी इलाके में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन पाई जाती है गंगा में। और असम व यूपी की राजकीय जलीय जीव है डॉल्फिन। देश का भी राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और डिस्ट्रिक्ट बनारस में यूपी गवर्नमेंट है डॉल्फिन संरक्षण हेतु डॉल्फिन मित्र की भी नियुक्ति किया है। तो डॉल्फिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस पानी में जहाँ पाई जाती है वहाँ का पानी इसका मतलब प्योर है, शुद्ध है, ये इस बात की गारंटी होती है डॉल्फिन का पाया जाना। उसके बाद है रोम, इटली की राजधानी में भारत इटली में सैन्य सहयोग की 13वीं बैठक हुई। IPL के 18वें सत्र की शुरुआत हुई कोलकाता के ईडन गार्डन से और यहीं पर 25 मई 2025 को इसका फाइनल भी खेला जाएगा। टोटल 10 टीमें हैं। इसका आयोजन BCCI के द्वारा किया जाता है, जानते ही। और पहली बार IPL 2008 में खेला गया था। 65 दिनों में देश के 13 शहरों में कुल 74 मैच खेले जाएंगे। 65 दिनों में देश के 13 शहरों में कुल 74 मैच खेले जाएंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में 6 दिवसीय भू प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ आयोजन और 22 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। क्या है ये? वैश्विक स्तर पर भू प्रशासन चुनौतियों से निपटने हेतु नवाचार दृष्टिकोणों की खोज करना। और वृंदावन में भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का हुआ आयोजन। और गाजियाबाद जो हिंडन नदी पर है जैविक खेती पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और अयोध्या में 2 दिवसीय साहित्य एवं कला महोत्सव का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को इसमें दिखाया गया, जिसका उद्घाटन योगी जी ने किया। अयोध्या के ही 1147 गाँवों को मॉडल गाँव के रूप में विकसित करने का अभियान शुरू कर दिया गया है। और अयोध्या सरयू नदी किनारे है। और अयोध्या में साहित्य एवं कला महोत्सव का आयोजन अयोध्या के राजघराने के राज सदन में हुआ। ये भगवान रामचंद्र जी ने जन्म भी लिया था अयोध्या में। ठीक, तो ये था माय डियर आज का सुपर डुपर कलेक्शन जो देता है आपको सिलेक्शन। तो आप इसको अच्छे से रिमेम्बर कर लीजिएगा और आप इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मत करिएगा। करंट अफेयर्स के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब इस करंट अफेयर्स से रिलेटेड आप जो भी बातें हैं
वो आप अपने सब्जेक्ट में, जैसे वो पॉलिटिक्स में है कि ज्योग्राफी में, जैसे अभी मैंने भूकंप के बारे में बताया तो भूकंप को पूरा चैप्टर पढ़ डालिए, या जो मैं देश बताता हूँ उस देश के करेंसी, प्राइम मिनिस्टर, अगर प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं, उस देश की तैयार करते हैं जो करेंटली न्यूज़ में है, तो वही आपके बनते हैं हमेशा एग्ज़ाम में भी। तो आपका जीके, जीएस दोनों तैयार हो जाता है करंट अफेयर्स के ही साथ। अंडरस्टैंड? इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड प्रोग्रेस ऑलवेज इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।